मुंबई के एक आलीशान फ्लैट में एक मशहूर फैशन डिजाइनर खून से लथपथ पड़ी थी, लेकिन उसका बेटा पुलिस या एम्बुलेंस के पास जाने की बजाय मंदिर पहुंचा और वहां जाकर बोला, मेरी माँ को मेरे मरे हुए पिता की आत्मा ने पकड़ लिया है, पहले उनका पिंडदान कराइए। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कुछ दिनों के बाद वही मरा हुआ पिता पुलिस स्टेशन के अंदर चलता हुआ पहुंच गया। आखिर उस रात फ्लैट के अंदर क्या हुआ था? इस कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से होती है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में लोखंडवाला नाम का एक इलाका है और इसी इलाके में क्रॉस गेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इस सोसाइटी के ए विंग की तीसरी मंजिल पर बने फ्लैट नंबर 301 में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में 49 साल की सुनीता सिंह लाथर, उनका 23 साल का बेटा लक्ष्य सिंह लाथर और उनकी प्रेमिका ऐश प्रिया बैनर्जी शामिल थे। ये बात साल 2018 की है। सुनीता सिंह एक जानी मानी फैशन डिजाइनर, मॉडल और टैटू कलाकार थीं। बॉलीवुड और फैशन जगत में उनका अच्छा खासा नाम था। वो कई बड़े कलाकारों और प्रसिद्ध हस्तियों के साथ काम कर चुकी थीं। वो कपड़े डिजाइन करती थीं और साथ साथ मॉडलिंग भी करती थीं। अपनी मां को देखकर लक्ष्य सिंह ने भी मॉडल बनने का सपना देखा। सुनीता के पास पहले से कई सारी एजेंसियों के संपर्क थे और इन संपर्कों की सहायता से लक्ष्य ने भी मॉडलिंग की दुनिया में अपना कदम रखा और अपने मेहनत के बल पर अपना नाम कमाना शुरू किया। एक समय ऐसा आया जब माँ और बेटा दोनों बॉलीवुड और फैशन जगत में अच्छा नाम कमाने लगे। सुनीता के पति कुलदीप सिंह उनके साथ नहीं रहते थे। दोनों काफी समय पहले अलग हो चुके थे और बाद में उनका तलाक भी हो गया था। लेकिन सुनीता ने अपने बेटे को बताया कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। पति की कथित मृत्यु की इस कहानी के पीछे भी एक बड़ा रहस्य छिपा था, जो बाद में सामने आने वाला था। लक्ष्य की 22 साल की प्रेमिका ऐश प्रिया बैनर्जी भी उनके साथ उसी फ्लैट में रहती थी। वो खुद को लक्ष्य की मंगेतर बताती थी। हालांकि दोनों की पब्लिकली सगाई नहीं हुई थी। सुनीता को भी उन दोनों के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। सुनीता ने उसे अपनी होने वाली बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस तरह उस फ्लैट में कुल 3 लोग रहते थे, सुनीता, लक्ष्य और उसकी प्रेमिका। उनके घर में एक पालतू कुत्ता भी रखा हुआ था। ये फ्लैट उनका अपना फ्लैट नहीं था। उन्होंने उस फ्लैट को किराए पर लिया था, जिसका किराया सुनीता चुकाती थी। लक्ष्य के अकॉर्डिंग जब से उसके पिता की कथित मृत्यु हुई थी, तब से सुनीता का बिहेवियर काफी बदल गया था। कभी वो बिना किसी व्यक्ति की मौजूदगी के अकेले में बातें करने लगती थी, कभी अचानक गुस्से में आ जाती थी और कुछ ही पलों में सामान्य होकर प्यार से व्यवहार करने लगती थी। कई बार सुनीता ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की थी। जब लक्ष्य ने अपनी मां से इस बदले हुए बिहेवियर का कारण पूछा तो सुनीता ने उसे बताया कि उसके पिता उन्हें दिखाई देते हैं। सुनीता का दावा था कि उनके पूर्व पति की आत्मा उनसे बात करने की कोशिश करती है और कई बार उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। सुनीता के अनुसार आत्मा के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। वो ये मानती थी कि उनके पति शायद तलाक लेने और बच्चों को उनसे दूर करने का बदला ले रहे हैं। लक्ष्य ने अपने पिता का अंतिम संस्कार तक नहीं देखा था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पिता की मृत्यु कब, कहां और किन परिस्थितियों में हुई थी। लगभग 3 साल पहले सुनीता ने अचानक से उसे बताया था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लक्ष्य ने ना तो अपने पिता को अंतिम बार देखा था और ना ही उसे ये पता था कि उनका अंतिम संस्कार किसने किया है। अब समय आता है अक्टूबर 2018 का। उन दिनों पितृपक्ष चल रहा था, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ की जाती है। दिन थर्सडे, सुबह लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच क्रॉस गेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास हनुमान टेम्पल में आरती चल रही थी। इसी दौरान लक्ष्य सिंह नींद से उठकर बेहद परेशान हालत में मंदिर पहुंचा। आरती समाप्त होने के बाद वो मंदिर की देखभाल करने वाले बुजुर्ग पुजारी भोला पांडे से मिला। लक्ष्य ने भोला पांडे से कहा कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। उसने दावा किया कि उसके पिता की आत्मा उसकी मां के शरीर में प्रवेश कर चुकी है, जिसके कारण वो अजीब हरकतें करती हैं। लक्ष्य ने पुजारी से अनुरोध किया कि वो उसके साथ घर चलें और उसके पिता का पिंडदान कर दें। उसका मानना था कि ऐसा करने से उसके पिता की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और वो उसकी मां को परेशान करना बंद कर देगा। ये सब सुनकर भोला पांडे को काफी अजीब महसूस हुआ। उन्होंने लक्ष्य से पूछा कि उनकी माँ इस समय कहाँ है।
लक्ष्य ने बताया कि उसने अपनी मां को पिछली रात से बाथरूम में बंद कर रखा है। उसने कहा कि सुनीता रात से ही अजीब बिहेव कर रही थी, इसलिए उसने उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया है और सुबह जब वो उठा तो उसकी मां अपने कमरे में नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, खोजा और फिर बाथरूम में देखा। सुनीता वही बेसुध पड़ी थी। लक्ष्य ने पुजारी से कहा कि शायद उसके पिता की आत्मा ये सब कर रही है, इसलिए पिंडदान करके आत्मा को शांत करना बहुत जरूरी है। लगभग 10 मिनट तक बातचीत करने के बाद भोला पांडे उसके साथ फ्लैट में जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय ऐशप्रिया बैनर्जी कमरे में सो रही थी। लक्ष्य और भोला पांडे फ्लैट के अंदर पहुंचे। पुजारी ने लक्ष्य से अपनी मां को बाहर लाने के लिए कहा। लक्ष्य बाथरूम में गया और बेसुध पड़ी अपनी मां को पैरों से पकड़कर बाहर खींचने लगा। ये सब देखकर भोला पांडे के होश उड़ गए। सुनीता खून से भीगी हुई थी और उनके सर के पिछले हिस्से से खून बह रहा था। भोला पांडे ने लक्ष्य को तुरंत उन्हें बिस्तर पर लिटाने, एम्बुलेंस बुलाने और अस्पताल लेकर जाने के लिए कहा। पुजारी ने यह भी देखा कि सुनीता की सांसें चल रही थी, यानी उस समय तक वो जिंदा थी लेकिन बेहोश थी। भोला ने लक्ष्य को साफ साफ कहा कि पूजा पाठ बाद में किया जाएगा, पहले सुनीता का इलाज कराना बहुत जरूरी है। इसके बाद वो डरते हुए फ्लैट से बाहर निकल गए। लक्ष्य भी सहायता मांगने के लिए घर से बाहर निकला। वो पास में स्थित एक आभूषण विक्रेता की दुकान पर गया। वो व्यक्ति उनके परिवार को पूरी अच्छी तरह से जानता था। उसने भी लक्ष्य को एम्बुलेंस बुलाने और पुलिस को सूचना देने के लिए कहा। लक्ष्य ने पहले एक निजी एम्बुलेंस को फोन किया और इसके बाद दिल्ली, पानीपत तथा चंडीगढ़ में रहने वाले अपने कुछ रिश्तेदारों को इस घटना की पूरी जानकारी दी। सुबह लगभग 9 बजे एम्बुलेंस सोसाइटी में पहुंची। लक्ष्य एम्बुलेंस कर्मचारी को लेकर फ्लैट में गया। सुनीता की हालत देखने के बाद कर्मचारी ने कहा कि अब वो जीवित नहीं है। उसने बिना पुलिस की मौजूदगी के शव को अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया क्योंकि ये एक पुलिस का मामला बन चुका था। अपनी मां की मृत्यु की बात सुनकर लक्ष्य दुखी हो गया और तब तक ऐशप्रिया बैनर्जी भी जाग चुकी थी। इसके बाद लक्ष्य और ऐश फ्लैट को बाहर से बंद करके वापस हनुमान टेम्पल चले गए। वहां उन्होंने नारियल चढ़ाया और बैठकर प्रार्थना की। उन दोनों ने अपने फोन भी बंद कर दिए। सुबह जब भोला पांडे घबराई हुई हालत में फ्लैट से बाहर निकले थे, तब सोसाइटी के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया था। मंदिर आने जाने के कारण वो लोग पुजारी को अच्छी तरह पहचानते थे। लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। भोला पांडे ने उन्हें बताया कि फ्लैट में एक महिला घायल अवस्था में पड़ी है और उनका बेटा अपने पिता की आत्मा से संबंधित बातें कर रहा है। जब सोसाइटी में एम्बुलेंस आई और महिला को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया गया, तब मामला और भी गंभीर हो गया। धीरे धीरे लोग फ्लैट के बाहर जमा होने लगे। सुनीता सिंह के फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद था। ना तो लक्ष्य वहां पर था और ना ही उसकी प्रेमिका। कई घंटों तक मंदिर में बैठने के बाद लक्ष्य ने अपना फोन चालू किया और दोस्तों से बात की। उसने उनसे पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों ने भी उसे पुलिस को बुलाने की सलाह दी। लक्ष्य ने चंडीगढ़ में रहने वाली अपनी एक मौसी को फोन किया। तब तक उनके कुछ रिश्तेदार मुंबई से निकल चुके थे और वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी में भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक दर्जी के माध्यम से परिवार के परिचित आभूषण विक्रेता तक फिर से ये सूचना पहुंचाई गई कि सुनीता अभी भी फ्लैट के अंदर पड़ी हैं। बच्चे गायब हैं और दरवाजा बाहर से बंद है। इसके बाद उस व्यक्ति ने एक टेलीफोन बूथ से पुलिस को ये सारी सूचना दी। ये इलाका ओशिवारा पुलिस स्टेशन के अंदर आता था। दोपहर लगभग 1:30 बजे पुलिस को मामले की सूचना मिली। लगभग 2 बजे एसएचओ अपनी टीम के साथ क्रॉस गेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पहुंच गए। फ्लैट का दरवाजा बंद था। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि घर में 3 लोग रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछली रात घर का पालतू कुत्ता लगातार भौंक रहा था। पुलिस ने लक्ष्य और ऐश के बारे में पूछताछ की। लोगों ने बताया कि लक्ष्य ने एम्बुलेंस बुलाई थी, लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारी ने सुनीता को अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लक्ष्य अपनी प्रेमिका के साथ वहां से चला गया और उसका फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाने का फैसला लिया। मामला एक जानी मानी महिला और कथित रूप से उच्च प्रोफाइल परिवार से जुड़ा था, इसलिए अधिकारियों ने पहले ऊपर सूचना दी और दरवाजा तोड़ने की अनुमति मांगी। इसी दौरान लक्ष्य अपनी प्रेमिका ऐश के साथ वापस सोसाइटी में पहुंच गया। वो दोनों काफी दुखी दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। लक्ष्य पहले दरवाजे के पास गया और कई बार घंटी बजाई। इसके बाद उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। पुलिस और अन्य अधिकारी फ्लैट के अंदर पहुंचे। बैठक कक्ष की स्थिति देखकर सब हैरान रह गए। सुनीता सिंह वहीं पड़ी थीं। उन्होंने टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। बाथरूम से लेकर बैठक कक्ष तक खून के निशान दिखाई दे रहे थे। अपनी मां को इस हालत में देखकर लक्ष्य जोर से रोने लग गए।
हालांकि पुलिस के लिए उसका व्यवहार थोड़ा संदिग्ध था। इससे पहले जब लक्ष्य पुजारी और एम्बुलेंस कर्मचारी को घर लेकर आया था तब वो सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन पुलिस के सामने उसका इतना ज्यादा रोना अधिकारियों को असामान्य नहीं लगा। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाया और अपने अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। घटनास्थल से सबूत जुटाने शुरू किए गए। इसके बाद सुनीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए कोऑपरेटिव हॉस्पिटल भेज दिया गया। लक्ष्य के अनुसार उसकी मां बाथरूम के अंदर थी। सुबह जागने के बाद जब उसने उन्हें कमरे में नहीं देखा तो वह उन्हें खोजते हुए बाथरूम तक पहुंचा। उसने दावा किया कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने किसी तरह दरवाजा खोला और अंदर सुनीता को बेसुध हालत में पाया। इसके बाद वो मंदिर गया, भोला पांडे को अपने साथ लेकर आया। फोरेंसिक टीम ने बाथरूम की जांच की। वहां पर लगा वॉश बेसिन टूटा हुआ था और एक तरफ से झुका हुआ था। बाथरूम से खून के धब्बे, उंगलियों के निशान और दूसरे सबूत इकट्ठे किए गए। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि शायद सुनीता बाथरूम में फिसल गई थी और उनका सिर वॉश बेसिन से टकरा गया था। इसके कारण वह बेहोश हो गई और इसी आधार पर पुलिस ने शुरुआत में एडीआर रिपोर्ट दर्ज की। हालांकि पुलिस हर संभावित पहलू की जांच कर रही थी। ये जरूरी नहीं था कि सुनीता केवल फिसली ही हो। किसी साजिश या मारपीट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। पुलिस ने लक्ष्य सिंह, ऐशप्रिया, पड़ोसियों से और लक्ष्य के सारे दोस्तों से पूछताछ करना शुरू कर दी। घटना 3 अक्टूबर की आधी रात के आसपास मानी जा रही थी। पड़ोसियों के अनुसार उसी समय सुनीता का पालतू कुत्ता लगातार भौंक रहा था। 3 अक्टूबर की रात घर में सुनीता, लक्ष्य और ऐशप्रिया के अलावा एक घरेलू सहायिका तथा लक्ष्य का करीबी दोस्त निखिल राय भी मौजूद था। इस तरह उस फ्लैट में कुल मिलाकर 5 लोग थे। पुलिस ने इन सभी से पूछताछ शुरू की। इसी बीच लक्ष्य बार बार यही कहता था कि उसकी मां के अंदर उसके पिता की आत्मा प्रवेश कर जाती थी और वही आत्मा उन्हें परेशान करती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की एक टीम भी जांच में शामिल हुई। उसने पुलिस के साथ साथ अपनी अलग जांच शुरू की। फोरेंसिक जांच के बाद डीसीपी ने खुद घटनास्थल की जांच की। अब यहाँ पर स्पष्ट था कि सुनीता की मृत्यु का सही कारण तो पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगा। 5 अक्टूबर को सुनीता के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने पुलिस को शुरुआती जानकारी दी कि सुनीता के शरीर पर मारपीट और कई गहरी चोटों के निशान मिले हैं। उनके सर के पिछले हिस्से पर भी गंभीर चोट थी, जो शायद वॉश बेसिन से टकराने के कारण लगी थी। शरीर पर मौजूद अलग अलग चोटों से ये मामला दुर्घटना जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सुनीता की मृत्यु से पहले उसके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस का सबसे पहला शक जाता है लक्ष्य पर। कुछ पड़ोसियों ने बताया था कि मां और बेटे के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। उनके झगड़ों की आवाजें पड़ोस के फ्लैटों तक भी सुनाई देती थी। 5 अक्टूबर की शाम पुलिस ने लक्ष्य को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करना शुरू की। वो लगातार यही दोहराता रहा कि उसकी मां के अंदर उसके पिता की आत्मा आ गई थी। इसके बाद सुनीता ने अपना नियंत्रण खो दिया और गुस्से में आकर उसने उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया था। 5 अक्टूबर को मुंबई में सुनीता का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद 6 अक्टूबर को पुलिस ने लक्ष्य को अदालत में पेश किया और 3 दिनों की हिरासत में ले लिया। लगभग 36 घंटे तक अलग अलग कहानियां सुनाने के बाद लक्ष्य पूरी तरह से टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसकी मां की हालत का जिम्मेदार वो खुद था। इसके बाद पुलिस ने एडीआर रिपोर्ट को बदलते हुए लक्ष्य के खिलाफ आईपीसी धारा 304 लगाई। पुलिस ने ऐशप्रिया बनर्जी को गिरफ्तार नहीं किया था। उसे सरकारी गवाह बनाया गया क्योंकि उसने कथित रूप से अपनी आंखों के सामने पूरी घटना होते हुए देखी थी। लेकिन 3 अक्टूबर की रात वास्तव में क्या हुआ था, इसका खुलासा होने से पहले 8 अक्टूबर को एक और चौंकाने वाली घटना हुई। कुलदीप सिंह नाम का एक व्यक्ति ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने अपना परिचय दिया और कहा कि वो लक्ष्य से मिलना चाहता है। पुलिस अधिकारियों ने शुरुआत में सोचा कि वो शायद परिवार का कोई रिश्तेदार होगा। जब उससे लक्ष्य के साथ उसके संबंध के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो लक्ष्य का पिता है। ये सुनकर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। लक्ष्य, उसकी प्रेमिका और कुछ दोस्तों ने पुलिस को बताया था कि लक्ष्य के पिता की लगभग 3 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब वही इंसान जीवित अवस्था में पुलिस स्टेशन में खड़ा था। वास्तव में कुलदीप की मृत्यु नहीं हुई थी। उनका अपने बेटे से संपर्क लगभग कुछ महीने पहले ही टूटा था। उन्होंने कई बार लक्ष्य से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन आरोप था कि सुनीता दोनों की बातचीत नहीं होने देना चाहती थी।
सुनीता ने अपने बेटे को भ्रम में रखते हुए झूठ बताया था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने कुलदीप और लक्ष्य को सामने बिठाया। अपने पिता को जीवित देखकर लक्ष्य एकदम हैरान रह गया। इसके बाद वो उनसे लिपटकर रोने लगा और बार बार उन्हें पिता कहकर बुलाने लगा। कुलदीप भी अपने बेटों को देखकर भावुक हो गए। पुलिस ने लक्ष्य से पूछा कि जब उनके पिता जीवित हैं तो वो किसकी आत्मा के अपनी मां के शरीर में प्रवेश करने की बात कर रहा था। इस बार लक्ष्य ने कहा कि कोई आत्मा उसकी मां को परेशान करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो आत्मा किसकी थी। इसके बाद पुलिस ने कुलदीप से कहा कि वो अपने बेटे से पूछें कि उसने अपनी मां के साथ क्या किया है और 3 अक्टूबर की रात को फ्लैट में वास्तव में हुआ क्या था। सुनीता सिंह मूल रूप से हरियाणा के पानीपत में आसांद रोड पर स्थित आग्रासन कॉलोनी की रहने वाली थी और उनके पिता एक जाने माने कारोबारी थे। सुनीता का एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन थी। वो बचपन से पढ़ाई में तेज और आत्मविश्वासी थी। बचपन में ही उनका सपना फैशन डिजाइनर बनने का था। घर में आने वाली मॉडल्स के कपड़े देखकर वो कल्पना करती थी कि एक दिन उनके डिजाइन किए गए कपड़े भी इसी तरह पॉपुलर होंगे। उन्होंने आगे चलकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके बाद उनकी शादी करनाल में रहने वाले कुलदीप सिंह के साथ हुई। कुलदीप भी एक अच्छे परिवार के साथ संबंध रखते थे। शादी के लगभग 3 साल के अंदर उनके 2 बच्चे हुए, बेटा लक्ष्य और बेटी आस्था। शादी के बाद सुनीता अपने जीवन में व्यस्त हो गई थी और उनका फैशन डिजाइनर बनने का सपना पीछे छूटने लग गया था। बताया गया है कि कुलदीप को शराब पीने की आदत थी। कई बार वो नशे की हालत में घर आते थे और अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते थे। सुनीता ने उनकी शराब छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। आखिरकार सुनीता ने पति से अलग होने का फैसला लिया। वो दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ मायके चली गई। उन्होंने अपने भाई को फैशन डिजाइनर बनने के सपने के बारे में बताया। उनके भाई ने उनका समर्थन किया। इसके बाद साल 2000 में सुनीता अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आ गई और फैशन इंजीनियरिंग की दुनिया में जगह बनाने की कोशिश करने लगी। शुरुआत में उन्हें बहुत कम काम मिलता था। उस समय उन्हें कोई उतना नहीं जानता था और उनके पास काम की कोई खास पहचान भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी काबिलियत के बल पर उन्होंने काम हासिल करना शुरू किया। जब उनका काम स्टेबल हो गया तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी मुंबई बुला लिया। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने उन्हें एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। समय के साथ सुनीता ने प्रसिद्ध फैशन डिजाइनरों के बीच में अपनी जगह बना ली। कई बड़े बड़े कलाकार और प्रसिद्ध हस्तियां उनके डिजाइन किए गए हुए कपड़े पहनते थे। सुनीता खुद भी देखने में काफी अट्रैक्टिव थी, इसीलिए कई लोगों ने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग में अपना काम शुरू किया। एक समय पर उन्हें पैसा, प्रसिद्धि और सम्मान सब कुछ मिलने लगा, लेकिन आरोपों के अनुसार सफलता के साथ उनकी जिंदगी में नशीले पदार्थ भी प्रवेश करने लगे। वो अपने काम से ज्यादा पार्टियों और विलासितापूर्ण जीवन पर ध्यान देने लगी। इसी कारण धीरे धीरे वो अपने काम को पीछे छोड़ती गई। काम कम होने की वजह से वो परेशान रहने लगी और जिसकी वजह से उन्होंने नशे का सेवन करना और बढ़ा दिया। सुनीता साल 2011 में कुलदीप से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कुलदीप तलाक नहीं चाहते थे। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनसे दूर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने सुनीता से कहा कि वो शराब छोड़ देंगे, लेकिन वो परिवार को ना तोड़े। इसके बावजूद साल 2014 में दोनों का तलाक हो गया और बच्चों की देखभाल का अधिकार सुनीता को मिल गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद बच्चे अपनी मां के साथ मुंबई में रहने लगे। वहाँ उन्होंने अपनी मां को अक्सर नशे की हालत में देखा। सुनीता को देखकर लक्ष्य ने भी मॉडलिंग में प्रवेश किया। साल 2015 में दिल्ली में आयोजित किए गए एक फैशन शो में लक्ष्य ने मिस्टर फोटोजेनिक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। लक्ष्य बहुत मेहनती था और मॉडलिंग की दुनिया में बड़े सपने देखता था। साल 2016 में बीकेसी में आयोजित एक फैशन शो में भी उसने हिस्सा लिया और अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कथित रूप से सफलता मिलने के बाद वो भी लगातार पार्टियों में जाने लगा और नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा। साल 2015 में एक पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात ऐश्वर्या बैनर्जी से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। बताया गया कि माँ और बेटा कई बार घर में एक साथ बैठकर नशा करते थे। घर का एनवायरनमेंट देखकर लक्ष्य की बहन आस्था परेशान रहने लगी। आखिरकार आस्था मुंबई को छोड़कर पानीपत में अपनी नानी के घर चली गई और वहां रहने लग गई। जब लक्ष्य ने ऐश्वर्या को अपनी मां से मिलवाया तो सुनीता ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसके बाद ऐश्वर्या भी उसी फ्लैट में रहने लगी। आरोपों के अनुसार सुनीता, लक्ष्य और ऐश घर में एक साथ बैठकर नशा करते थे। लक्ष्य के दोस्त भी अक्सर फ्लैट में आते और उनके साथ पार्टियों में शामिल होते थे।
वहीं दूसरी तरफ पत्नी और बच्चों से अलग होने के बाद कुलदीप काफी दुखी थे। उन्होंने शराब छोड़ने का फैसला किया और खुद को नशा मुक्त केंद्र में भर्ती करवाया। नशा छोड़ने के बाद कुलदीप उसी केंद्र में सलाहकार के रूप में काम करने लगे। जब उन्हें बच्चों से पता चला कि सुनीता भी नशीले पदार्थों का सेवन कर रही हैं, तो उन्होंने सुनीता से बात करने की कोशिश की। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में कोई गंभीर घटना हो सकती है। कुलदीप ने सहायता करने की पेशकश भी की, लेकिन आरोप था कि सुनीता ने उनकी बात नहीं मानी। सुनीता को डर था कि कुलदीप बच्चों को अपने साथ ले जा सकते हैं या उन्हें अपनी मां के खिलाफ कर सकते हैं। शायद इसी वजह से लक्ष्य को उन्होंने ये बताया था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। जब नशे के कारण सुनीता अजीब व्यवहार करती थी, तो वह लक्ष्य से कहती थी कि उसके पिता की आत्मा उनके शरीर में आ गई है। लक्ष्य भी नशीले पदार्थों का सेवन करता था, इसीलिए उसने अपनी मां की बात पर विश्वास कर लिया और धीरे धीरे अपने पिता से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। कुलदीप ने मीडिया के सामने ये भी आरोप लगाया कि ऐश्वर्या बनर्जी काला जादू, आत्माओं और अंधविश्वासों से संबंधित बातों में विश्वास करती हैं। कुलदीप के अनुसार एक बार लक्ष्य अपनी प्रेमिका को लेकर उनसे मिलने आया था। उस समय ऐश्वर्या ने उनसे कहा था कि उनके घर में आत्माएं मौजूद हैं। इसके बाद सुनीता और लक्ष्य भी आत्माओं, काले जादू और अंधविश्वास जैसी बातों पर विश्वास करने लगे। सुनीता को मॉडलिंग का अंतिम बड़ा काम साल 2016 में मिला था। इसके बाद उन्हें काम मिलना लगभग बंद हो गया था। लक्ष्य के अनुसार उनकी मां तांत्रिकों के संपर्क में रहने लगी थी। उन्हें लगता था कि उनके घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। ऐसी स्थिति में उनकी मानसिक अवस्था लगातार बिगड़ती चली गई। 3 अक्टूबर की रात भी परिवार और लक्ष्य का एक दोस्त फ्लैट में बैठकर नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे। उस समय तक परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो चुकी थी। काम मिलना बंद हो गया था। सुनीता अपना घर बेचकर किराए के फ्लैट में रहने लगी थी और उन्होंने कई लोगों से उधार भी लिया हुआ था। पैसों और काम की कमी को लेकर माँ और बेटे के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे। 3 अक्टूबर की रात को इसी तरह एक झगड़ा शुरू हुआ। लक्ष्य ने पुलिस को बताया था कि उस समय सभी लोग नशे में थे। किसी को भी अपने व्यवहार की समझ नहीं थी। सुनीता ने कथित रूप से अजीब हरकतें करना शुरू कर दी और बेटे के साथ झगड़ा करने लगी। ऐश्वर्या ने लक्ष्य के साथ कहा कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो उसे बाहर निकालने के लिए उस व्यक्ति की पिटाई की जाती है। लक्ष्य भी काफी नशे में था और उसे भ्रम होने लगा था। उसने मान लिया कि वास्तव में उसकी मां के ऊपर किसी आत्मा का साया आ गया है। आत्मा को निकालने के भ्रम में उसने अपनी मां की पिटाई करना शुरू कर दी। इसके बाद उसने सुनीता को धक्का देकर बाथरूम में बंद कर दिया। फ्लैट में मौजूद बाकी लोग वहां से चले गए और किसी दूसरी जगह जाकर नशा करने लगे। फ्लैट में पालतू कुत्ता लगातार भौंकता रहा। लगभग सुबह 3 बजे लक्ष्य और ऐश वापस फ्लैट में आए और सो गए। सुबह उठने के बाद भी लक्ष्य पूरी तरह सामान्य अवस्था में नहीं था। वो नशे के प्रभाव में हनुमान टेम्पल गया और भोला पांडे से आत्मा तथा पिंडदान की बातें करने लगा। पुलिस के अनुसार लक्ष्य को हिरासत में लिए जाने के समय भी वो नशे में था। पुलिस जांच में सामने आया कि जब लक्ष्य ने अपनी मां को बाथरूम में बंद किया था, तब सुनीता खुद को संभाल नहीं पाई और उनका सर वॉश बेसिन से जाकर टकरा गया। सुबह तक लक्ष्य को ये भी ठीक से याद नहीं था कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था या फिर बाहर से। भोला पांडे के अनुसार जब वो सुबह फ्लैट में पहुंचे थे तब सुनीता की सांसें चल रही थी। इसका मतलब ये था कि उस समय तक वो जीवित थी। लेकिन एम्बुलेंस बुलाने, रिश्तेदारों को फोन करने, मंदिर जाने और पुलिस को सूचना देने में काफी समय बर्बाद हो गया और इसी दौरान सुनीता ने दम तोड़ दिया। पुलिस का मानना था कि लक्ष्य ने किसी व्यक्ति की हत्या करने के इरादे से अपनी मां पर हमला नहीं किया था। उसने नशे और अंधविश्वास के प्रभाव में आत्मा निकालने के भ्रम में उनके साथ मारपीट की थी। इसके बाद लक्ष्य और ऐश्वर्या को नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया, जहां उनका इलाज किया गया। कुलदीप ने अपने बेटे की काफी सहायता की। उनका कहना था कि सुनीता अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए पिता होने के नाते बेटे को संभालना उनकी जिम्मेदारी है। इलाज के बाद लक्ष्य ने दोबारा मॉडलिंग शुरू की। बताया गया कि वो बाद में एक सफल मॉडल के रूप में काम करने लगे। ऐश्वर्या भी उनके साथ रह रही थी और उसने भी मॉडलिंग जारी रखी। लक्ष्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 323 और 343 ये मामला कई गंभीर सवाल छोड़ गया। एक उच्च प्रोफाइल सोसाइटी में नशीले पदार्थ इतनी आसानी से कैसे पहुंच रहे थे? पूरा परिवार रात भर बैठकर नशा करता रहा, लेकिन आसपास के लोगों और प्रशासन को इनकी जानकारी क्यों नहीं हुई? क्रॉस गेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ओशिवारा पुलिस स्टेशन से केवल लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। ये मामला दिखाता है कि नशा और अंधविश्वास मिलकर किसी व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को किस हद तक समाप्त कर सकता है। जिस परिवार ने कभी प्रसिद्धि, पैसा और सम्मान हासिल किया था, वही परिवार धीरे धीरे
नशे, भ्रम और अंधविश्वास के जाल में फंसकर पूरी तरह बिखर गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।